नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर से मैं राजीव कुमार उपस्थित हूं और स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में, मेरे अपने YouTube चैनल आइडियल आर्ट्स में, जहां मैं आप लोगों को आसान और सरल भाषा में वर्ग नवम से लेकर के 12वीं तक की हिंदी की कक्षाएं उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चलते हैं आज के अपने इस गद्य के प्रथम खंड में, जो हमारा प्रथम अध्याय है, वर्ग दसम की कक्षा है ये, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और यहाँ मैंने बच्चों लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन ज़रा सा पहले मैं इस पाठ के बारे में क्लियर कर दूं कि इस पाठ की जो रचना हुई है यह मूल रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक भाषण है, जो उन्होंने 1936 ईस्वी में लाहौर के एक जाति पाति तोरक मंडल में अध्यक्ष के रूप में इनको आमंत्रित किया गया था और वहीं पर ये अध्यक्षीय भाषण के रूप में इन्होंने इनकी तैयारी की थी। लेकिन किसी कारणवश वहाँ वो ये सम्मेलन हो नहीं पाया था और बाद में चल कर के इन्होंने अपनी एक विचारात्मक निबंध थी इनकी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, और इसी में इनका ये जो इन्होंने जो तैयारी की थी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये खंड इसमें प्रकाशित हुआ था। और चूँकि ये अंग्रेजी में भाषण था और इसका अनुवाद किया है ललई सिंह यादव जी ने। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये अंबेडकर जी का भाषण है जो वो दे नहीं पाए थे, लेकिन इसको इस पाठ में अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित कर, अनुवादित कर ललई सिंह यादव के द्वारा जो है इसे लाया गया है यहाँ पर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जैसा कि नाम से ही विदित है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम का मतलब तो काम, कार्य, परिश्रम, जिसके बदले में हम जो है जीविका कमाते हैं, वह कार्य जिससे हमारी जीविका चलती है और जिससे हम जो है आय की उत्पत्ति करते हैं। तो ये श्रम, और इसमें विभाजन का मतलब हो गया बंटवारा, भिन्नता, अलगाव। और जाति प्रथा तो आप जानते ही हैं कि जो हम जाति कहते हैं, आरंभिक दौर से हम जो 4 वर्णों में बटे, फिर उन वर्णों से कई उपजातियाँ हुई, इन सब। तो ये अध्याय आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में और बहुत सुंदर तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। उसके पहले आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा अंबेडकर जी का परिचय ले लेते हैं। हालांकि अंबेडकर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत इन्हें संविधान निर्माता के रूप में जानता है। हालांकि भारत का संविधान तो भारत की संविधान सभा ने बनाया था और ये उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन पूरा देश इनको संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं और ये है भी। उन्होंने जब ये संविधान बन रहा था तो ये प्रारूप समिति की जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है कि किस चीज़ को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे इसको कलमबद्ध करना है, उस समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे। तो इसलिए इनको पूरा देश संविधान निर्माता के रूप में। और जरा सा बच्चों सोच लीजिए कि कैसे थे वो लोग और क्या समय था उनका, कि आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पहले, लगभग तो कह ही सकते हैं। और आप जानते हैं कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन यह बन करके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भी तैयार हो चुका था। तो उस समय कैसे लोग थे जिन्होंने इस संविधान को लिखा और जो आज भी प्रासंगिक है इतने वर्षों के बाद। अच्छा, जरा सा हम चर्चा कर लें, संविधान किसको कहते हैं? समजोर विधान, संविधान जो सबके लिए बराबर हो। और क्या कि नियमों का संकलन जिसके आधार पर देश चलता है, उसको कहते हैं संविधान।
हर एक चीज़ के लिए अलग अलग संविधान। यदि आप क्लास में पढ़ते हैं, कहीं किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपके लिए घंटी का समय अलग होगा, आपके लिए शिक्षक अलग होंगे, प्रत्येक दिन का विषय अलग होगा। तो इस तरह से वो एक कोचिंग का कह दीजिए कि, या फिर किसी कक्षा का कह दीजिए कि संविधान है, कि संस्थान का संविधान है। तो ये पूरा देश का संविधान है। तो 14 जुलाई 1891 ईस्वी का वो दिन, जिसमें मध्य प्रदेश के महू का जो वो क्षेत्र था, महू में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म होता है। एक दलित परिवार में इनका जन्म होता है, और वहीं से कहते हैं कि आरंभिक दौर से ही इनके अंदर पढ़ने की लालसा थी, और बड़ी कष्ट सह करके उस समय जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन अपने समय के सुपठित जनों में सबसे प्रसिद्ध थे। अमेरिका, इंग्लैंड, कई जगह जाकर के इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में इन्होंने, जो दलित भाई हैं हमारे, दलित बंधु हैं हमारे, जो दलित समाज है हमारा, जो नीचे तबके का समाज है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया। संविधान तो इन्होंने जो बनाया, इसके साथ और भी कई कार्य किए। तो आज उन्हीं अंबेडकर जी का ये भाषण, जो मैंने पहले ही कहा आपको कि इन्होंने 1936 ईस्वी लाहौर, 1936 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में ये भाषण देने के लिए तैयारी की थी। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की, ये दे नहीं पाए थे वहाँ, और बाद में जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक इनका एक निबंध प्रकाशित हुआ था। उसी को अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित करके ललई सिंह यादव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए इनको याद रखिएगा। और इनका जन्म कब होता है? जन्म इनका 14 अप्रैल 1891, और इनकी मृत्यु बच्चों 1956 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा कि इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो आप अभी देख रहे थे, ये अंबेडकर जी का एक छोटा परिचय हुआ। हालांकि मैंने कहा था कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि इनका परिचय बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इन्होंने पूरा वेद पढ़ करके इसको जो है इनका रूपांतरण किया था, और बहुत बड़ा इनका परिचय है। तो हम उस ओर नहीं जाते हैं, छोटा सा एक परिचय लेकर के चलिए हम आज के अपने इस अध्याय को आरंभ करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नन्हे बच्चों, ये जो अध्याय है हमारा, ये निबंध है, भाषण था इनका ये, और इसी भाषण को रूपांतरित किया गया है। तो ये मान लीजिए कि कह दीजिए कि निबंध है, और जिस तरह से आपको कहानी पढ़ने में आनंद आएगा, थोड़ा सा निबंध यदि आप मन नहीं लगाते, यदि आप दिल नहीं लगाते हैं, तो और रुचिपूर्ण आपको लग सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विचारों का यह मेल होता है, सार होता है। जब विचारों को हम पंक्तिबद्ध करते हैं, ठीक है, विचारों को जब कलमबद्ध करते हैं, तब उसको कहा जाता है निबंध, निरंतर विचारों को बांधना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब दोनों में देखिए क्या है कि श्रम विभाजन किसको कहेंगे और जाति प्रथा तो आप जानते ही हैं, जो मैंने अभी कुछ क्षण पहले ही आपको बताया कि हम 4 वर्णों में बटे हुए थे। मध्यकालीन इतिहास हमारा कहता है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के बाद जो है कई उपजातियाँ आई, और धीरे धीरे इन उपजातियों का प्रादुर्भाव हमारे समाज पे होता गया। और यकीन मानिए बच्चों कि इस जाति प्रथा ने जितना हमें बांटा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विश्व के और किसी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी जो जाति व्यवस्था यहाँ रही। तो आज उसी को पढ़ते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसके पहले मैं बता दूं कि अंबेडकर जी जाति प्रथा को मानते नहीं थे,
यही कारण था कि इन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया था कि उसमें कोई जातियां नहीं हैं, सारे लोग समान हैं, सभी बौद्ध भिक्षु बन करके रहते हैं, भिक्षुनी बन करके रहते हैं। तो ये जो श्रम विभाजन है, तो पहली पंक्ति है कि यह विडंबना की ही बात है कि आज के समय में भी जाति प्रथा के पोषकों की कमी हमारे समाज में नहीं है। अब विडंबना किसको कहते हैं? यानी ये उपहास की बात है, परिहास की बात है, मजाक करने की बात है कि जो समाज चांद पर पहुंच चुका है ना, आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, तो जो देश, जो समाज चांद पर पहुंच चुका है, मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, पढ़कर अपनी काबिलियत के बल पर, उस समाज में आज भी लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं कि नहीं, जाति प्रथा ठीक है। तो जाति प्रथा का समर्थन वो किस आधार पर करते हैं? वो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं कि चूंकि जाति श्रम पर आधारित है और किसी भी सभ्य समाज के लिए श्रम का विभाजन होना आवश्यक है, इसलिए जाति प्रथा सही है। ये उनका तर्क है जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। लेकिन इस तर्क में कई बातें ऐसी हैं जो हृदयग्राह्य नहीं हैं, जो समर्थन के लायक नहीं है। अब मान लेते हैं कि ठीक है, चलिए आप लोग यदि कहीं गए होंगे या किसी एक घर परिवार में, ठीक है, कार्य का बंटवारा होना सही है, लेकिन ये काम के बंटवारे के साथ साथ क्या करता है, कर्मी का भी बंटवारा कर देता है। और केवल कर्मी का अस्वाभाविक बंटवारा नहीं करता, बल्कि उसके अंदर ऊंच नीच की भावना को भी भर देता है। जो शिक्षा दान करेगा वह ब्राह्मण है, जो शस्त्र संचालन करेगा, शस्त्र संधान करेगा, जो राष्ट्र की रक्षा करेगा वह क्षत्रिय है, जो व्यापार करेगा, जो वाणिज्य को आगे बढ़ाएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा वह वैश्य है, और जो खेती करेगा, सफाई करेगा, किसानी करेगा, धरती को चीर कर धरती के सीने से अन्न को उपजाएगा, मिट्टी से सोना उपजाएगा, वह शूद्र है। तो इस चार वर्णों में हमको बांटा गया था। ये चार, तो कहते हैं कि कर्म के आधार पर बटा है, और सभ्य समाज में कर्म का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए श्रम विभाजन सही है। ये उन लोगों का कहना है जो क्या करते हैं, जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। लेकिन नन्हे बच्चों, इसमें कई ऐसी बातें हैं जो मैंने कहा कि हृदयग्राह्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अब काम का बंटवारा, तो काम का न बंटवारा कीजिएगा जी, क्या आप बंटवारा कर दीजिएगा व्यक्ति का भी, और व्यक्ति का बंटवारा कीजिएगा, उसके साथ साथ आप व्यक्ति के बीच ऊंच नीच की भावना में भर दीजिएगा। सरल भाषा में इसको ऐसे समझिए कि एक पिता हैं और उनको 4 बेटे हैं, तो एक को कहा कि आप खेती कीजिए, दूसरे को कहा कि आप दुकान संभालिए, तीसरे को कहा कि आप शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए, और चौथे को कहा कि देखो घर में जो है सब चीज़ व्यवस्था बढ़िया सो, इसका तुम प्रबंध करो। चारों को 4 प्रकार का कार्य दे दिया। अब कार्य का तो बंटवारा कर दिया, लेकिन फिर क्या करते हैं कि बड़ा बेटा को ज़्यादा तवज्जो, छोटा बेटा को उससे कम तवज्जो, उससे छोटा को कम तवज्जो, सबसे छोटा को शूद्र का क्या अलग कर देते हैं, यानी कर्मिकों का बंटवारा कर दिया। तो ये जो कह रहे हैं ऐसे लोग जो इनका समर्थन करते हैं श्रम विभाजन का, कि चूँकि यह समाज में कार्य के बंटवारे पर आधारित है, इसलिए जाति प्रथा से ये बिल्कुल गलत है। भाई आप काम का बंटवारा कीजिए, कामगारों का बंटवारा मत कीजिए, और अस्वाभाविक विभाजन है ये। अब हम बात करेंगे कि अस्वाभाविक विभाजन किसको कहते हैं, यानी जो हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं हो, जो हमको पसंद नहीं हो, फिर भी हमको करना पड़ रहा हो, इसको कहते हैं अस्वाभाविक विभाजन। बताइए कि जाति में काम का बंटवारा कर दिया और उसके बीच जो है आप उसको जात के आधार पर बांट दिए, और फिर उसके अंदर क्या किया आपने कि सबको एक पेशे से बांध करके रख दिया और उसके बीच ऊंच नीच का बंटवारा भी कर दिया। ये तो बिल्कुल माने ऐसा कह दीजिए कि काम को बांटे ही बांटे, व्यक्ति को भी बांट दिए। तो जब आप व्यक्ति को बांट रहे तो फिर समाज कैसे बनेगा। इसलिए क्या करना है कि श्रम विभाजन का जो समर्थन के ये कहते हैं कि यह इस पर आधारित है, यह गलत है। अब चलिए दूसरा दृष्टिकोण लेते हैं कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मानते हैं कि एक समाज में एक ए है और बी है। यह जो है
उच्च कुल में जन्म लेता है और यह निम्न कुल में जन्म लेता है। तो बताइए कि क्या ए व्यक्ति ने भगवान को एप्लीकेशन दिया था कि हमको उच्च कुल में जन्म देना, और बी व्यक्ति ने भगवान को एप्लीकेशन दिया था कि हमको निम्न कुल में जन्म देना? ऐसा तो नहीं है। ईश्वर ने जहाँ चाहा, जिस घर में चाहा, एक व्यक्ति को, एक इंसान को उस घर में जो है माँ के गर्भ से वो जन्म दिया उस व्यक्ति ने। और तब हम क्या कहते हैं कि तुम भाई उच्च कुल का है तो तुम हो गया उच्च कुल का, तुम निम्न कुल में जन्म लिया तो तुम हो गया निम्न कुल का। ये कोई एप्लीकेशन देके तो नहीं आया। लेकिन जैसे वह जन्म लेता है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि यह, उससे कोई रुचि नहीं पूछते कि भैया तुम दलित बनना चाहते हो, कि तुम जो है सवर्ण बनना चाहते हो, कि तुम जो उच्च कुल के लोग रहना चाहते हो, तुम ब्राह्मण, कोई पूछ नहीं। ये तो ऐसा नहीं कि कोई आवेदन देकर के आया हुआ है। तो यहाँ पे ये बात है कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इस प्रकार से भी यह क्या है, यह गलत है। तो अब बात आती है कि व्यक्ति के कार्य का निर्धारण कैसे कीजिएगा, व्यक्ति के पेशे का निर्धारण तब आप कैसे कहिएगा कि सर आप कह रहे हैं कि श्रम विभाजन जो है यह गलत है, या आप कह रहे हैं इसके आधार पर जाति को मत बांटिए, ये गलत है। तो फिर कार्य का बंटवारा आप कैसे कीजिएगा, किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दीजिएगा? तो भैया बात ये है कुल मिलाकर कि श्रम का विभाजन कीजिए, व्यक्ति की कुशलता और उसकी क्षमता को इस कदर बढ़ा दीजिए कि वह अपने से अपने लिए कार्य का चुनाव कर सके। अब हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को, यानी यदि आप मान लीजिए कि आप ग्वाला हैं, तो क्या करते हैं कि जीवन भर उसी पेशे से बांध करके आप रख दिए। उसका जन्म लेने वाला व्यक्ति, इसका बेटा फिर यही, इसका बेटा फिर यही, इसका बेटा फिर यही बनता चला जाएगा। हमने क्या किया, उस व्यक्ति को एक ही पेशे से बांध करके रख दिया। अब चाहे उस व्यक्ति की रुचि उस पेशे में हो या उसमें नहीं हो, जबरन वह जो है काम में लगा रहता है। बच्चों एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि कोई एक दुकानदार है, तो अब समझ जाइए कि दुकानदार जो है वह जाति से वैश्य हो गया। तो उसकी जो औलाद है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी इच्छा है कि नहीं, हम दुकान नहीं चलाएंगे, हम जो है कि इस पेशे में नहीं रहेंगे, दूसरे पेशे में जाके काम करेंगे। हमको क्रिकेटर बनना है। तो स्कूल से आया और शाम में अपने घर से बैट लेकर के वो निकल रहा है खेलने के लिए। तो उसके पिताजी पूछते कहाँ जा रहे हो? तो कहा पापा क्रिकेट खेलने। कहा कोई ज़रूरत नहीं है, पारिवारिक बिजनेस है, इसको सीखो, इसको संभालो, यहाँ प्रयास करो। अब जबरन वो क्या करता है, उस बच्चे को उस दुकान पर ले जा करके बिठा देता है। उस बच्चे की इच्छा नहीं है, वह और रुचिपूर्वक क्या करता है, अपने पिता के पारिवारिक बिजनेस को, जो उसका पेशा है, पारंपरिक पेशा है, उसमें वह बैठ जाता है। अब इसी बीच एक ग्राहक आता है कि बाबू चीनी है, तो बच्चा झुंझला कर कहता नहीं है चीनी, जाइए दूसरे दुकान में ले लीजिएगा, क्योंकि उसकी रुचि तो है नहीं, उसका मन, उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग तो कहीं और है, क्रिकेट पर। लेकिन उसके पिता ने उसे कहाँ लिखा बिठा दिया, ज़बरदस्ती उस दुकान के गल्ले पर उसको बिठा दिया कि दुकानदारी करो। अब वो बच्चा ये चाह नहीं रहा है। तो आप ज़बरदस्ती किसी को किसी पेशे से, उसके जाति के अनुसार उसके पेशे से बांध करके रख देते हैं। और अब तो समय बदल रहा है बच्चों, अब तो जो काल आ रहा है इसके अनुसार कभी कभी क्या करना होगा, व्यक्ति को अपना पेशा बदलना भी पड़ता है। तो जब व्यक्ति को अपना पेशा बदलना है, या मान लीजिए कि उस पेशे, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई राजमिस्त्री है, तो अपने बेटे को राजमिस्त्री बनाएगा वो, चूँकि उसका पारिवारिक पेशा है। अब उदाहरण के लिए कोई एक गांव है, उस गांव में पूरे व्यक्ति का घर जो है बन गया मकान का, अब कोई मकान बनने के लिए ये नहीं, तो उस व्यक्ति को काम मिलेगा? अब तो वह हो गया बेरोजगार। यानी गरीबी और उत्पीड़न को भी यह जन्म देता है। ये जाति प्रथा जो है, जो श्रम पर विभाजन कह रहे हैं, यह किसको जन्म देता है? गरीबी और उत्पीड़न को भी जन्म देता है। इसलिए लिखते हैं कि आज के उद्योगों से, और जो उद्योग का नहीं होना ये तो कम है, लेकिन जो लोग अरुचिपूर्वक काम में लगे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। तो बच्चों अब बात आती है कि समय के अनुसार जब हम पेशा, जैसे राजमिस्त्री का काम खत्म हो गया, तब उसको कौन सा काम, तब तो बेरोजगार हो गया, तब तो घर बैठेगा। तब क्या करना है? तब करना ऐसा है कि उस व्यक्ति को हर चीज़ सिखा दीजिए,
थोड़ा राजमिस्त्री का काम सिखा दीजिए, थोड़ा कुदाल चलाने का काम सिखा दीजिए, थोड़ा बढ़ई का काम सिखा दीजिए, थोड़ा लकड़ी काटने का काम सिखा दीजिए, थोड़ा कुल्हाड़ी चलाने का, थोड़ा हथौड़ी चलाने का, थोड़ा जो है लोहार का काम सिखा दीजिए। अब क्या होगा कि जब जैसा तब तैसा वो अपने पेशे को चुन करके वहाँ जा कर के अपना कार्य कर सकता है, वो कभी बेरोजगार नहीं बैठेगा। और आज के समय में ये ज़रूरत भी है, आज के समय की ज़रूरत है कि आप यदि एक नाव पे सवार हैं, यदि आप केवल एक प्रकार की कुशलता को रखते हैं, तब आप भूखे मरिएगा। आज आवश्यकता है कि आपको कई चीज़ों में महारत हासिल हो, ताकि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ, यानी व्यक्ति की क्षमता को इस कदर आप बढ़ा दीजिए कि वह अपने लिए स्वतंत्र होकर के पेशा का चुनाव कर सके। उसको किसी जाति के पेशे से बांध करके मत रख दीजिए कि भैया तुम ग्वाला हो तो तुमको गाय ही चराना है, तुम बढ़ई हो तो तुमको जीवन भर लकड़ी ही काटना है, तुम लोहार हो तो फिर तुमको अपने काम में उसी जगह लगना है, तुमको लोहार का ही काम करना है। इस तरह से एक पैसे से बांध करके रख दीजिएगा, तब तो समय आएगा और उसका पैसा खत्म हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएगा। तो अब बात आती है कि जब हम कार्य का बंटवारा नहीं करेंगे, जब हम कार्य का बंटवारा नहीं करेंगे, तब समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हम कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ रचनात्मक पहलू की ओर आइए। देखिए, रचनात्मक पहलू की ओर आने के बाद क्या है कि एक ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जो समता पर आधारित हो, जो भ्रातृत्व पर आधारित हो, जो स्वतंत्रता पर आधारित हो, जो समानता पर आधारित हो। यानी क्या करना है हमको? किसी को किसी से बांध करके मत रखिए, कहीं कुछ में स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जिसकी जो इच्छा होगी वो काम करेगा, जो इच्छा होगी वो काम करेगा। और सबके लिए एक जिम्मेदारी तय कर दीजिए। जब जिम्मेदारी तय कर दीजिएगा, सबके बीच बंधुत्व होगा, सबके बीच भाईचारा होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक कार है और आपके पड़ोसी के पास एक मोटरसाइकिल है, तो समाज, कोई भी परिवर्तन जो समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक वांछित रूप से नहीं जाएगा, तब वहाँ वैमनस्यता बढ़ेगी। वो मोटरसाइकिल वाला पड़ोसी आपसे कभी प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या होगी कि उसके पास तो कार है। अब क्या कीजिए कि दोनों के पास कार हो जाए, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर, भैया देखिए हमारा चक्का पंचर हो गया, आप अपना जग दे दीजिए, हम गाड़ी को थोड़ा सा उठा करके जो है काम कर लेंगे। तो वो आपको हाँ ले जाइए, जब हमको ज़रूरत होगा तो हमको भी दीजिएगा, ये वो करेगा। यानी समता हो जाएगी, समानता आ जाएगी। अब कहिए जिम्मेदारी, तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय कीजिए समाज में। ऐसे समाज का निर्माण कीजिए। यदि आपको सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो ऐसे समाज का निर्माण कीजिए। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जो समता पर आधारित हो, जो भ्रातृत्व पर आधारित हो, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य का निर्धारण किया हुआ हो। अब जब कार्य का निर्धारण रहेगा तो व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहेगा। दो दोस्त हैं, दोनों तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, उसमें से एक जो है थोड़ा सा चोर प्रवृत्ति का है। तो ए वाला मित्र जो है, ये ए जो मित्र है, ये ए मित्र अपने साथ बहुत सारा रुपया पैसा लेकर के जाता है और चलते 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 तीर्थ स्थल पर पहुंचता है, तो अपना वस्त्र उतार करके रखता है और अपने मित्र को कहता है कि हम स्नान करके आते हैं। बस इतना ही कहता है। और अब उसके वस्त्र में क्या है? बहुत सारा राशि रखा हुआ है, बहुत धनराशि वहाँ पर है। ये बात उसने अपने मित्र को नहीं बताई, कि उसको लगता था कि ये चोर है, बताएंगे तो ले लेगा। तो जब वो जाएगा स्नान करने के लिए, फिर वहाँ से लौट करके आएगा तो देखेगा, तो देखता है कि उसका रुपया पैसा गायब है। मित्र को पूछा कि मित्र हमने यहाँ पैसा रखा था, हमको नहीं मालूम, हमको आप बताए थे, आप तो बोले कि सिर्फ वस्त्र रखते हैं, हमने देखे, चलिए चलिए ढूंढते हैं। वो खुद आपके साथ जाएगा और लिया उसी ने है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति चोरी की थी। आप क्या कीजिए कि उसके लिए जो पहले टर्म में आपने कार्य का निर्धारण नहीं किया था, अब दूसरे टर्म में क्या कीजिए, उसके लिए कार्य का निर्धारण कर दीजिए कि मित्र देखो हम स्नान करने जा रहे हैं, ये राशि है, इसको तुम अपने पास रखो, हम आएंगे तब तुमसे लेंगे। अब बताइए कि क्या वहाँ पर उस राशि की चोरी हो सकती है? क्योंकि हमने चोर को ही रखवाला बना करके रख दिया, चोर को ही रखवाला, उसी को जिम्मेदारी दे दी। हमने उसके कार्य को तय कर दिया और तब जो है वह क्या होगा, उसको एक जिम्मेदारी मिल गई कि नहीं, इसको मित्र जब लौट करेगा तो इसको देना है, फिर वह चोरी नहीं करेगा।
तो ठीक इसी तरह से एक ऐसे समाज का निर्माण कीजिए, लेखक भी कह रहे हैं, अम्बेडकर साहब भी कह रहे हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जो समता पर आधारित हो, समानता पर आधारित हो, भ्रातृत्व पर आधारित हो और जिसमें सबके कार्य का निर्धारण तथा कोई भी वांछनीय परिवर्तन एक छोर से दूसरे छोर तक निर्बाध गति से चलता रहे। तब जाकर के आप एक स्वच्छ, सच्चे और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ रहे थे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप प्रयास करेंगे कि इसके प्रश्नोत्तर का समाधान कर लें। फिर से आप लोगों को हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं फिर आप लोगों से मिलता हूं, लेकर के आऊँगा मैं। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, स्नेह।